नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी जोन में। जी हाँ। आज का ये वीडियो आपकी सीटीईटी एग्जाम के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। जी हाँ। आज हम कक्षा 6 से 8 तक की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे और हम शुरुआत करेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री से। बिल्कुल। और ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से हमारे समाज की बुनियाद की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इस उपमहाद्वीप में इंसानों के पहले निशान कहाँ मिलते हैं? कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है एक नदी से। नदी से? हाँ, नर्मदा नदी से। लाखों साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। ये आखिटक संग्राहक थे? आखिटक संग्राहक मतलब शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले। इसका मतलब उनका कोई पक्का घर नहीं था? एकदम सही। उनकी पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं भोजन की तलाश में ही गुजरती थी। तो फिर ये बड़ा बदलाव कब आया? हम शिकारी से किसान कब बने? ये बदलाव आया लगभग 8000 साल पहले, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। अच्छा, सुलेमान और किरथर में। जी, वहीं पर सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गईं और लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। और चावल का भी जिक्र आता है। हाँ, चावल के सबसे पहले सबूत मिलते हैं विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। गारो पहाड़ियों के पास भी कृषि के विकास के प्रमाण मिले हैं। तो खेती एक बहुत बड़ी क्रांति रही होगी। अब भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। खेती इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी की वजह से गांव बसे, फिर शहर बने। अच्छा, जब ये बस्तियां बसने लगी तब इस जगह की एक पहचान बनी होगी। हमारे देश के जो दो नाम हैं, इंडिया और भारत, इनकी क्या कहानी है? देखिए, इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अच्छा। करीब 2500 साल पहले जो ईरानी और यूनानी आए, उन्होंने सिंधु नदी के पूरब के इस इलाके को इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो ये नाम हमें दूसरों से मिला। और भारत नाम हमारा अपना है। उत्तर पश्चिम में एक शक्तिशाली जन समूह रहता था भारत नाम का। हाँ, इसका जिक्र तो ऋग्वेद में भी है, जो करीब 3500 साल पुराना है। एकदम सही। तो धीरे धीरे यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। पर एक मिनट, ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? क्या कोई टाइम मशीन है? टाइम मशीन तो नहीं, पर हमारे पास स्रोत हैं, जैसे पांडुलिपियां। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी किताबें? हाँ, जो ताड़पत्रों पर या फिर हिमालय में उगने वाले भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती थीं। और अभिलेख भी तो होते हैं? जी, अभिलेख, जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर खोदे जाते थे। और फिर है पुरातत्वविद, जो पुरानी इमारतों, औजारों, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पाषाण युग की, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? हाँ, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल कब से कब तक था? ये 20 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक का समय है। मतलब मानव इतिहास का 99% हिस्सा इसी काल का है। 99%? जी। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी, हुंसकी के चूना पत्थर के औजार और कुरनूल में राख के अवशेष, ये सब इसी काल के हैं। और मध्य पाषाण काल, वो एक तरह का ट्रांजिशन था। बिल्कुल, 12,000 से 10,000 साल पहले तक। इस समय पर्यावरण में बदलाव आए, गर्मी बढ़ी और औजार भी छोटे हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। एकदम सही, लघु पाषाण। और फिर 10,000 साल पहले शुरू हुआ नवपाषाण काल, जहां से खेती और पशुपालन की पक्की शुरुआत हुई। इस काल के कुछ खास स्थल हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे मेहरगढ़। हाँ, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहां से गेहूं और जौ के सबूत मिले, चौकोर घर मिले। और एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। जी। और उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर के बुरझोम से गर्तवास यानी गड्ढे वाले घर मिले हैं। एक और नाम है दाउजली हेडिंग, वो असम में है। हाँ, वहां से खरल, मूसल और एक खास जेडाइट पत्थर मिला है, जो शायद चीन से आया होगा। ये व्यापार की तरफ इशारा करता है। तो गांव से शहर तक का सफर कैसे तय हुआ? मैं बात कर रही हूँ हड़प्पा सभ्यता की। वो तो पूरे नियोजित शहर थे। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता जो करीब 4700 साल पहले फली फूली, वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। क्या खास था इनकी बनावट में? शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग ऊंचा और छोटा था, जिसे नगर दुर्ग कहते थे। और पूर्वी भाग निचला और बड़ा था? हाँ, निचला नगर। और दीवारें पक्की ईंटों से इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई गई थी, जो बहुत मजबूत होती थी। और मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ? वो तो इंजीनियरिंग का कमाल था। विशेष अवसरों पर स्नान के लिए बना था। पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत का इस्तेमाल हुआ था। और अग्निकुंड भी तो मिले हैं कालीबंगा और लोथल से, शायद यज्ञ के लिए। हो सकता है। अब बात करें शिल्प की, तो इनके बाट चर्ट पत्थर से बने होते थे और मन के कार्नीलियन पत्थर से। मतलब वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। बिल्कुल। और कपड़ा भी। मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास के सबूत हैं। मोहनजोदड़ो में एक चांदी के फूलदान से कपड़े के टुकड़े भी मिले। कच्चा माल भी तो बाहर से मंगाते थे ये लोग। जी, तांबा राजस्थान और ओमान से आता था।
टिन अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से। तो फिर इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? ये एक बड़ा रहस्य है। करीब 3900 साल पहले इसका पतन शुरू हुआ। शायद नदियां सूख गईं, या बाढ़ आ गई, या फिर शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया। कोई एक पक्का कारण नहीं है। हड़प्पा के बाद हम आते हैं वेदों के युग में। इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है ना? हाँ, खासकर ऋग्वेद से, जो सबसे पुराना वेद है। करीब 3500 साल पहले लिखा गया। इसमें 1000 से ज्यादा सूक्त या प्रार्थनाएं हैं। और मुख्य देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र और सोम। इसकी भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। इसी दौर में दक्षिण भारत में एक अलग परंपरा चल रही थी, महापाषाण वाली। जी, मेगालिथ्स। ये करीब 3000 साल पुरानी कब्रें हैं, जो दक्कन, दक्षिण भारत और कश्मीर में मिली हैं। इन कब्रों में काले लाल मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार भी मिले हैं। हाँ, और इनसे सामाजिक भिन्नता का भी पता चलता है। जैसे ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले और दूसरी में सिर्फ मिट्टी के बर्तन। तो मतलब समाज में अमीर गरीब का फर्क आ चुका था। बिल्कुल। इनाम गांव में तो एक मुखिया की कब्र मिली है, जिसे 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था। अब कहानी आगे बढ़ती है। छोटे छोटे जन से बड़े बड़े महाजनपद कैसे बने? करीब 2500 साल पहले कुछ जन के राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उन्होंने दूसरे जनों को जीत लिया और अब वे जनपद के राजा कहलाए। और फिर महाजनपद? हाँ, कुछ जनपद और ज्यादा शक्तिशाली होकर महाजनपद बन गए। अब इनकी अपनी राजधानी होती थी, जिसकी किलेबंदी की जाती थी। और अब राजा के पास अपनी सेना और सिक्के भी थे। जी हाँ, नियमित सेना और आहत सिक्के। और सबसे बड़ा बदलाव था कर व्यवस्था। टैक्स सिस्टम। हाँ, कृषि पर उपज का 16 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। इसी दौर में कृषि में भी बड़े बदलाव आए। 2 बड़े बदलाव। एक तो लोहे के फाल का इस्तेमाल, जिससे पैदावार बढ़ी, और दूसरा धान की रोपाई की शुरुआत हुई। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, लेकिन वज्जी का सिस्टम अलग था। वो एक गण या संघ था। हाँ, वज्जी में कोई एक राजा नहीं था, कई शासक मिलकर फैसले लेते थे। एक तरह का प्राचीन लोकतंत्र। जब समाज और राजनीति बदल रहे थे, तो लोगों के मन में नए सवाल भी उठे होंगे। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध, जो शाक्य गण के क्षत्रिय थे, उनकी शिक्षा का सार क्या था? बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुखों का कारण है हमारी तृष्णा, यानी लालसा, और इसे आत्म संयम से दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी। और वर्धमान महावीर, जो वज्जी संघ के लिच्छवी राजकुमार थे, उन्होंने अहिंसा पर बहुत कठोरता से जोर दिया और कहा कि सत्य की इच्छा रखने वालों को घर छोड़ना ही होगा। इसी दौर में उपनिषद भी लिखे गए। जी, उपनिषदों में यज्ञों से आगे जाकर आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर दिया गया। इन नए विचारों और राज्यों के बीच से ही भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हुआ, मौर्य साम्राज्य। हाँ, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य में अपने गुरु चाणक्य की मदद से की। राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इसी वंश में हुए अशोक, एक अनोखा सम्राट। अशोक अनोखे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता ही छोड़ दिया। और फिर उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया। ये धम्म क्या था? ये कोई पूजा पद्धति नहीं थी, बल्कि एक नैतिक शिक्षा थी, जैसे बड़ों का आदर, अहिंसा। इसके प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामत्त नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए। मौर्यों के बाद के समय में गांव और शहरों का जीवन कैसा था? अगर हम ग्रामीण समाज को देखें तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलाल कहते थे, साधारण हलवाहों को उर्वार और भूमिहीन मजदूरों को कडेसियार। और उत्तर भारत में? उत्तर भारत में गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहते थे। ये पद अक्सर आनुवंशिक होता था। स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहते थे। और शहर भी तो काफी समृद्ध थे। हाँ, जैसे मथुरा, वो एक बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था और कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना। और अरिकामेडु, पुदुचेरी में? वो एक पत्तन यानी पोर्ट था। वहां से रोम के साथ व्यापार के सबूत मिले हैं, जैसे एम्फोरा जार और एरिटाइन जैसे बर्तन। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जोरों पर था। बिल्कुल, और इसी व्यापार का एक बड़ा जरिया था रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, जो चीन से रोम तक जाता था। जी, और इस मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाण। उन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। दक्षिण भारत में भी बड़े शक्तिशाली राज्य थे। हाँ, चोल, चेर और पांड्या, जिन्हें मिलाकर मूविंदार कहा जाता था, और सातवाहन, जो खुद को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। इसी दौर में भक्ति की भी शुरुआत हुई। जी, अब शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा का महत्व बढ़ने लगा था। फिर आते हैं नए साम्राज्य, जैसे गुप्तवंश। हाँ, गुप्तवंश में समुद्रगुप्त हुए, जिनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसे हरिशेन ने लिखा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। जी, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने ये उपाधि ली। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम। और फिर हर्षवर्धन का भी जिक्र आता है। हाँ, हर्षवर्धन, जिनकी जीवनी हर्षचरित उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी।
पर उन्हें नर्मदा नदी पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। दक्षिण में उस समय कौन थे? दक्षिण में पल्लव थे, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी, और चालुक्य थे, जिनकी राजधानी ऐहोल थी। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। एकदम सही। उस दौर की इमारतें और विज्ञान भी तो कमाल का था। मेहरौली का लौह स्तंभ एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। दिल्ली में खड़ा वो स्तंभ करीब 1500 साल पुराना, पर आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये गुप्त काल की धातु कला का बेहतरीन नमूना है। और मंदिर बनाने की कला, वो भी अपने शिखर पर थी। मंदिर में जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती, उसे गर्भगृह कहते थे। उसके ऊपर ऊंचे टॉवर को शिखर और सभागार को मंडप कहा जाता था। और साहित्य, तमिल में शिल्पादिकारम और मणिमेखलई जैसे शानदार महाकाव्य लिखे गए। और विज्ञान में आर्यभट्ट का योगदान तो हम कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं। उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण भी दिया। उनकी किताब है आर्यभट्टियम। और शून्य का आविष्कार भी तो भारत की ही देन है। जी हाँ, शून्य, जिसने गणित की दुनिया ही बदल दी। तो ये था कक्षा 6 की इतिहास की एनसीईआरटी का सार। बिल्कुल। ये समझने की कहानी है कि हमारा समाज कैसे बना, कैसे एक शिकारी समाज किसान बना, कैसे गांव शहर बने, कैसे कबीले राज्य बने। और जब इन तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जी। अगले वीडियो में हम भूगोल या नागरिक शास्त्र पर चर्चा करेंगे। तब तक श्रोताओं को एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए कि प्राचीन भारत से लेकर आज तक कौन सी एक ऐसी चीज, परंपरा या विचार है जो इतने बदलावों के बाद भी लगातार हमारे साथ बना हुआ है, और क्यों? अब शुरू करते हैं क्लास 7। आज हम एनसीईआरटी की किताब हमारे अतीत 2 के जरिए भारत के मध्यकालीन इतिहास के लगभग 1000 सालों यानी 700 से 1750 ईस्वी की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारा इरादा सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। नक्शे कैसे बदले, शब्दों के मतलब कैसे बदले, और सल्तनतें और साम्राज्य कैसे बने और बिगड़े। हम हर चीज के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है हर अध्याय से सबसे जरूरी, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को निकालकर एक कहानी की तरह जोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। समय के साथ भारत को देखने और समझने का तरीका कैसे बदला? इसकी शुरुआत 2 नक्शों के फर्क से करते हैं। बताया गया है कि 1154 में अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने एक नक्शा बनाया था, और उसमें दक्षिण भारत आज के हिसाब से ऊपर था और श्रीलंका भी वहीं था। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि दुनिया को देखने का नजरिया कैसा था। अल इद्रीसी के लिए दुनिया का केंद्र अरब था, और उन्होंने उसी नजरिए से नक्शा बनाया। जगहों के नाम भी अरबी में थे। लेकिन लगभग 600 साल बाद जब एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने नक्शा बनाया, तो वो आज के नक्शे जैसा था। तो इसका मतलब ये सिर्फ तकनीक का फर्क नहीं था कि फ्रांसीसी लोगों के पास बेहतर टूल्स थे। तकनीक तो थी ही, पर उससे भी बड़ा फर्क था मकसद का। 1720 का नक्शा यूरोपीय नाविकों और व्यापारियों के लिए बनाया गया था। उनके लिए तटीय इलाकों की सटीक जानकारी जिंदगी और मौत का सवाल था। अच्छा। तो ये नक्शे हमें सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि उस दौर में कौन सी ताकतें दुनिया को अपनी नजर से देख रही थी, ये भी बताते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान शब्द के मतलब में भी फर्क आया। 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज जब हिंदुस्तान कहते थे, तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका होता था। हाँ, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत के नजरिए से लिख रहे थे, और उस समय सल्तनत का राजनीतिक नियंत्रण इसी इलाके पर था। दक्षिण भारत उनके हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। लेकिन 16वीं सदी में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसने यहाँ के भूगोल, जानवरों, पक्षियों और संस्कृति का वर्णन किया। उसके लिए ये एक राजनीतिक सीमा से ज्यादा एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान थी। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक और शब्द है परदेसी, जिससे आज हम फॉरेनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पर बताया गया है कि मध्यकाल में इसका मतलब कुछ और था। बिल्कुल। उस दौर में समाज गांव या शहर की पहचान से जुड़ा था, तो गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा ना हो, वो परदेसी कहलाता था। अच्छा, मतलब एक शहर का रहने वाला भी गांव वाले के लिए परदेसी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल। ये आज के राष्ट्र राज्य वाले विदेशी के कॉन्सेप्ट से एकदम अलग है। ये दिखाता है कि लोगों की पहचान कितनी स्थानीय थी। और उस दौर के इतिहास को हम जिन स्रोतों से जानते हैं, यानी पांडुलिपियों से, उनमें भी एक समस्या थी। हाँ, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। लिपिक या स्क्राइब्स हाथ से नकल करते थे, और इस प्रक्रिया में वो छोटे-मोटे बदलाव कर देते थे। कोई शब्द बदल दिया, कोई वाक्य अपनी समझ से लिख दिया। तो मतलब सदियों तक जब ये नकल दर नकल चलता रहा, तो मूल टेक्स्ट और आखिरी टेक्स्ट में जमीन आसमान का फर्क आ जाता होगा। बिल्कुल। इसीलिए इतिहासकारों को एक ही किताब की कई अलग-अलग पांडुलिपियों को पढ़कर अंदाजा लगाना पड़ता है कि मूल लेखक ने असल में क्या लिखा होगा। ये एक तरह की जासूसी है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
7वीं सदी के बाद कई नए राजवंश उभरे थे। इसमें एक उदाहरण दंती दुर्ग का है, जो राष्ट्रकूट प्रधान था। दंती दुर्ग का मामला बहुत दिलचस्प है। वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था, पर उसने अपने चालुक्य राजा को हराकर हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ करवाया। हिरण्यगर्भ, इसका मतलब क्या था? इसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। ये एक तरह का रिबूट था। माना जाता था कि इस यज्ञ को करने वाला व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से दोबारा जन्म लेता है और क्षत्रिय बन जाता है। अच्छा, तो इससे उसे शासन करने की सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति मिल जाती थी। सही पकड़ा। यह उस दौर में अपनी सामाजिक स्थिति को बदलने का एक शक्तिशाली पॉलिटिको रिलीजियस तरीका था। और इसी दौर में एक बड़ा संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि सदियों तक चली। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये तीनों गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल कन्नौज के लिए क्यों लड़ रहे थे। कन्नौज ही क्यों? क्योंकि कन्नौज पर कब्जा करने का मतलब था पूरे उत्तर भारत के व्यापार और उपजाऊ गंगा घाटी पर नियंत्रण पाना। ये उस दौर का दिल्ली था, सत्ता का प्रतीक। लेकिन 100 सालों से ज्यादा चली इस लड़ाई ने इन तीनों महाशक्तियों को इतना कमजोर कर दिया कि आगे चलकर नई ताकतों के लिए रास्ता साफ हो गया। अब दक्षिण की तरफ चलते हैं, जहां चोल साम्राज्य एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। विजयालय ने इसकी स्थापना की, लेकिन राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने इसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। और ये सिर्फ जमीनी लड़ाइयां नहीं जीत रहे थे। राजेंद्र प्रथम ने तो एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और गंगा घाटी से लेकर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान किए। मतलब उनका प्रभाव बहुत दूर तक था। बिल्कुल। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो चोल शक्ति, संपद और इंजीनियरिंग के प्रतीक थे। और उनकी कांस्य की नटराज मूर्ति तो आज भी भारतीय कला का सबसे बेहतरीन नमूना मानी जाती है। चोलों का प्रशासन भी काफी व्यवस्थित था। किसानों की बस्तियों को उर और कई गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। हाँ, और यहाँ ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा होती थी, जिसे सभा कहते थे। हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से इसकी पूरी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। सदस्य बनने की शर्तें थी, अपनी जमीन हो, अपना घर हो, उम्र 35 से 70 के बीच हो, वेदों का ज्ञान हो। मतलब ये तो साफ है कि सभा में सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे ब्राह्मण ही शामिल हो सकते थे। तो क्या ऐसे एक तरह का एलीट क्लब कह सकते हैं, ना कि एक सच्ची लोकतांत्रिक संस्था? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये आज के लोकतंत्र जैसा नहीं था, बल्कि एक सीमित समूह के लोगों द्वारा लिया जाने वाला फैसला था। पर अपने समय के हिसाब से ये प्रशासन का एक बहुत ही संगठित तरीका था, जहां कामों का बंटवारा और योग्यता की शर्तें तय थीं। अब दिल्ली का रुख करते हैं। तोमर राजपूतों और फिर चौहानों के समय दिल्ली एक अहम व्यापारिक केंद्र बना, लेकिन असली बदलाव आया दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ। और सल्तनत का इतिहास समझने के लिए तवारीख को समझना जरूरी है। ये फारसी में लिखे गए इतिहास थे, लेकिन ये लिखने वाले लेखक सुल्तान के दरबार में नौकरी करते थे, इनाम पाने के लिए लिखते थे। तो जाहिर है वो सुल्तान की तारीफ ही करते होंगे। बिल्कुल। और वो सुल्तानों को सलाह देते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखें। वो कहते थे कि शासन करने का अधिकार सिर्फ कुछ खास परिवारों का है और औरतों का शासन करना तो कुदरत के खिलाफ है। और इसी सोच का सीधा शिकार हुई रजिया सुल्तान। वो अपने भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल थीं, फिर भी उन्हें सुल्तान के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। सही बात है। मिन्हाज सिराज, जो खुद एक तवारीख लेखक थे, मानते थे कि रजिया काबिल हैं, लेकिन फिर भी लिखते हैं कि एक रानी का शासन ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। तो असल समस्या क्या थी? असल समस्या ये थी कि तुर्की अमीर और दरबारी एक औरत के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे। रजिया की कहानी दिखाती है कि उस दौर में काबिलियत से ज्यादा सामाजिक नियम और लिंग भेद मायने रखता था। सल्तनत के दौर में दो सुल्तानों की नीतियों की तुलना अक्सर की जाती है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। मंगोल आक्रमण दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसने एक विशाल स्थायी सेना बनाई, दिल्ली में सीरी नाम का एक सुरक्षित गैरिसन शहर बसाया और सबसे बड़ी बात, बाजार नियंत्रण नीति लागू की। हाँ, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उसने हर चीज के दाम तय कर दिए ताकि वो अपने सैनिकों को कम नकद वेतन में भी संतुष्ट रख सके, और ये सिस्टम कमाल का कामयाब रहा। लेकिन मोहम्मद तुगलक के फैसले उतने कामयाब नहीं रहे। तुगलक ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने मंगोलों पर हमला करने की योजना बनाई। उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद शिफ्ट किया, जो एक लॉजिस्टिकल डिजास्टर साबित हुआ, और उसकी टोकन मुद्रा की योजना भी फेल हो गई। यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का आइडिया तो आज भी इस्तेमाल होता है। हमारे सिक्के और नोट भी तो सांकेतिक ही हैं। तो फिर तुगलक कहाँ गलत हो गया? सवाल बहुत अच्छा है। आइडिया अपने समय से आगे का था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत खराब था। तुगलक ने सोने चांदी की जगह सस्ते तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन उसने सिक्के बनाने पर राज्य का एकाधिकार नहीं रखा। ओहो, ये तो बड़ी गलती थी। नतीजा, लोगों ने अपने घरों में टकसाल खोल ली और धड़ल्ले से जाली सिक्के बनाने लगे।
बाजार जाली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ये लोगों के भरोसे की कमी और खराब सरकारी नियंत्रण का एक क्लासिक केस था। इसके बाद आते हैं मुगल साम्राज्य पर। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। कहा जाता है कि इसमें तोपों का बड़ा हाथ था। हाँ, तोपों और बारूद ने उत्तर भारत की युद्ध शैली को बदल दिया। लेकिन मुगलों का असली कमाल उनके प्रशासन में दिखता है, खासकर अकबर के दौर में। अकबर की सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति की नीति सिर्फ धार्मिक सहनशीलता नहीं थी, ये एक विशाल बहुधार्मिक साम्राज्य प्रशासन करने का एक व्यवहारिक पॉलिटिकल टूल था। और ये विचार उन्हें फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में हुई चर्चाओं से मिला था। बिल्कुल। जब अकबर ने अलग अलग धर्मों, इस्लाम, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई के गुरुओं से बात की तो उसे समझ आया कि धार्मिक कट्टरता सिर्फ विभाजन पैदा करती है। सुलह एक कुल का विचार इसी समझ से निकला, जिसमें सहिष्णुता, न्याय और शांति पर जोर था। ये अच्छे शासन का आधार बना। सही। मुगल प्रशासन की रीढ़ थी मनसबदारी प्रथा। इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे एक ग्रेडिंग सिस्टम की तरह समझिए। हर सरकारी अधिकारी या कमांडर एक मनसबदार था। उसकी रैंक दो चीजों से तय होती थी, जात और सवार। जात और सवार। हाँ, जात से उसका पद और वेतन तय होता था और सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। ये अकबर का मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक झटके में पुरानी सामंती व्यवस्था को बदल दिया। अब अधिकारी सीधे बादशाह के प्रति वफादार थे। तो क्या इस सिस्टम में कोई कमी नहीं थी? कमी थी, और वही मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बनी। बाद के दौर में मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन उन्हें वेतन के बदले में देने के लिए जागीरें यानी जमीनें कम पड़ने लगी। इसे ही जागीरदारी संकट कहते हैं। बिल्कुल। और इससे पूरा प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो गया। और अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल की जब्त व्यवस्था भी बहुत मशहूर है। ये भी एक क्रांतिकारी कदम था। इसमें पिछले 10 सालों की कृषि उत्पादन और कीमतों का औसत निकालकर हर फसल पर नकद में टैक्स तय कर दिया गया। इससे राज्य की आमदनी स्थिर हो गई और किसानों को भी पता होता था कि उन्हें कितना टैक्स देना है। हाँ, इसने अर्थव्यवस्था को एक प्रेडिक्टेबिलिटी दी। मुगलों ने जिस बारीकी से अपने प्रशासन को खड़ा किया, वही बारीकी और भव्यता उनकी इमारतों में भी दिखती है। बिल्कुल। उनकी चापाकार या आर्क्यूएट शैली, जिसमें मेहराब का इस्तेमाल होता था, और चार बाग शैली, ये सब व्यवस्था और संतुलन को दिखाते हैं। ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि मुगल सत्ता और शान का प्रतीक थी। अब बात करते हैं शहरों, व्यापारियों और शिल्पियों की। मध्यकाल में हम्पी का जिक्र बहुत आता है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी उस दौर की इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। शहर की किलेबंदी में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी चूने या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से एक दूसरे में फंसाया गया था। बिना किसी सीमेंट के। हाँ, सोचिए, बिना किसी सीमेंट के इतनी विशाल दीवारें खड़ी करना, ये एक तरह का लेगो का विशाल पत्थरों वाला वर्जन था। कमाल है। पर 1565 में दक्कनी सुल्तानों से लड़ाई में हार के बाद इस शानदार शहर को नष्ट कर दिया गया। पश्चिम में सूरत एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार कहते थे। हाँ, क्योंकि मक्का की हज यात्रा के लिए जहाज यहीं से जाते थे। सूरत की सबसे खास बात थी हुंडियां। आज के बैंक ड्राफ्ट जैसी। एक तरह से हाँ। इन हुंडियों को दूर दराज के बाजारों जैसे मिस्र और इराक में भी भुनाया जा सकता था। ये दिखाता है कि उस दौर में कितना विकसित बैंकिंग और क्रेडिट नेटवर्क मौजूद था। इसी दौर में कुछ जनजातीय समुदाय भी बहुत शक्तिशाली राज्य चला रहे थे। बिल्कुल। हम अक्सर बड़े साम्राज्यों की बात करते हैं और इन समुदायों को भूल जाते हैं। जैसे मध्य भारत के गोंडवाना के गोंड। अकबरनामा में लिखा है कि उनके गढ़ कटंगा राज्य में 70,000 गांव थे। उनकी रानी दुर्गावती ने मुगलों का बहुत बहादुरी से सामना किया। और पूर्व में असम के अहोम थे। हाँ, उन्होंने भी एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनाया। उनके राज्य में जबरन काम करने वालों को पाइक कहा जाता था। ये सब दिखाता है कि भारत का राजनीतिक नक्शा कितना विविध था। और व्यापारियों में बंजारों की क्या भूमिका थी? बंजारे उस दौर की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की रीढ़ थे। वो अपने बैलगाड़ियों के कारवां, जिसे टांडा कहते थे, पर एक जगह से दूसरी जगह अनाज और सामान ले जाते थे। मतलब ये मोबाइल ट्रेडर्स थे। बिल्कुल। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शहरों तक अनाज पहुंचाने के लिए और मुगल सेना अपने अभियानों के दौरान रसद के लिए इन्हीं बंजारों पर निर्भर थी। अब धर्म और भक्ति की बात करते हैं। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने धर्म को आम आदमी तक पहुंचाया। नैनार, शिव भक्त और अलवार, विष्णु भक्त संतों ने जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रेम करने के लिए किसी पुजारी या महंगे कर्मकांड की जरूरत नहीं है। ये एक तरह की सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी। ये लहर महाराष्ट्र और फिर उत्तर भारत तक पहुंची। कबीर और गुरु नानक जैसे संत हुए।
कबीर ने हर तरह के धार्मिक आडंबर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, पर कड़ा प्रहार किया और निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। वहीं गुरु नानक ने एक ओंकार यानी एक ईश्वर की बात की और अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। और उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की। हाँ, जो समानता का एक शक्तिशाली प्रतीक थी, जहां हर कोई एक साथ बैठकर भोजन करता है। बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में बदल दिया। इसी दौर में क्षेत्रीय संस्कृतियों जैसे नृत्य और चित्रकला का भी विकास हुआ। बिल्कुल। कथक नृत्य, जो पहले मंदिरों में कथावाचक करते थे, वो मुगल दरबारों में पहुंचकर एक बहुत ही परिष्कृत कला बन गया। इसी तरह लघु चित्रों यानी मिनिएचर पेंटिंग्स में बसोहली की चटक शैली और कांगड़ा की नरम भावुक शैली विकसित हुई। ये सब दिखाता है कि मुगल साम्राज्य के राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय कलाएं भी फल फूल रही थीं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 18वीं सदी, जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था। औरंगजेब की नीतियों और उसके बाद के कमजोर शासकों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। ऊपर से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी। और इस राजनीतिक शून्य का फायदा उठाकर कई सूबेदार अपने अपने इलाकों के मालिक बन बैठे। हाँ, जैसे हैदराबाद में निजामुल मुल्क, अवध में सादत खां और बंगाल में मुर्शीद कुली खां। इन्होंने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को तो बनाए रखा, लेकिन अब वो दिल्ली को टैक्स नहीं भेजते थे। वो स्वतंत्र शासकों की तरह काम करने लगे थे। बिल्कुल। इसी बीच पश्चिम में मराठा और उत्तर पश्चिम में सिख बड़ी ताकतों के रूप में उभरे। मराठाओं ने चौथ और सरदेशमुखी नाम के टैक्स लगाए। ये क्या थे? चौथ उपज का 25% हिस्सा था, जो उन इलाकों से लिया जाता था जहां मराठा सीधा शासन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बाहरी हमलों से बचाने का वादा करते थे। एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था। अच्छा। और सरदेशमुखी मुख्य राजस्व का 9-10% अतिरिक्त टैक्स था, जो वो अपने वंशानुगत अधिकार के तौर पर वसूलते थे। इन टैक्सों ने मराठा राज्य को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। और सिखों ने राखी व्यवस्था शुरू की थी। ये भी कुछ वैसी ही थी। सिख दल किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स लेकर उन्हें संरक्षण देते थे। इसी व्यवस्था ने बाद में महाराजा रंजीत सिंह के एक मजबूत सिख राज्य की नींव रखी। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बहुत बड़ा। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की हार ने उत्तर भारत में उनकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया। इसने ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया जिसे भरने के लिए कोई भी बड़ी भारतीय शक्ति नहीं बची थी। तो ये थी 1000 वर्षों की एक तेज लेकिन गहरी यात्रा, राजपूतों के उदय से लेकर दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य के शिखर और फिर उसके बिखराव तक। हमने देखा कि कुछ भी स्थिर नहीं था। राजनीतिक सीमाएं, सामाजिक नियम, धार्मिक विचार, सब कुछ लगातार बदल रहा था। हर दौर अपने बाद वाले दौर के लिए एक नींव तैयार कर रहा था। चोलों का प्रशासन, सल्तनत की वास्तुकला, मुगलों की राजस्व व्यवस्था, ये सब आने वाले समय में किसी न किसी रूप में जिंदा रहे। बिल्कुल। अब एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। 18वीं सदी में मुगलों के कमजोर होने पर जो ये नई क्षेत्रीय ताकतें उभरी, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, क्या इसी राजनीतिक बिखराव ने एक बाहरी व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने और धीरे धीरे एक राजनीतिक ताकत बनने का सुनहरा मौका दिया? इस पर सोचिएगा। अब शुरू करते हैं क्लास 8। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक तेज और जरूरी यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, और हमारे हाथ में है एनसीईआरटी क्लास 8 की इतिहास की किताब हमारे अतीत का सार। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी वो सिर्फ 190 सालों में पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन बैठी, और उस राज ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया, ये भी देखेंगे। और देखिए, इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो होती है एक कह सकते हैं कि एक बड़े ही दिलचस्प लेकिन साथ ही विवादित विचार से। आप जेम्स मिल की बात कर रही हैं? हाँ, 1817 में जेम्स मिल, जो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और उनका साफ मानना था कि यूरोपीय सभ्यता हर मामले में एशियाई समाजों से बेहतर है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। नहीं, ये वो सोच थी जिसने अगले 200 साल की नींव रखी। तो मतलब यहीं से वो मानसिकता शुरू हुई कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है जिसे सभ्य बनाने की जरूरत है। हाँ, और इसी सोच को तो औपनिवेशीकरण या कॉलोनाइजेशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल। औपनिवेशीकरण का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं होता। इसका मतलब है किसी दूसरे देश पर कब्जा करके वहां की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति सब कुछ अपने हिसाब से बदलना। और ये करने के लिए अंग्रेजों को लगा होगा कि पहले भारत को अच्छी तरह जानना जरूरी है। हाँ, जानना जरूरी है, लेकिन जानने से ज्यादा नापना जरूरी है। नापना,
मतलब उन्होंने पूरे देश के नक्शे बनवाए, जमीन की पैमाइश करवाई, मतलब बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण या सर्वेस किए। अच्छा। और 1881 से हर 10 साल में जनगणना यानी सेंसस शुरू की, ताकि ये पता चले कि देश में कितने लोग हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। क्या काम करते हैं? ये सब कंट्रोल करने का एक तरीका था। बिल्कुल। और ये सब कंट्रोल करने वाली थी एक कंपनी, कोई राजा या सरकार नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई 1600 में, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक इजाजतनामा दिया। और 1651 तक तो उन्होंने बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री भी लगा ली थी। हाँ, लेकिन तब तक वो सिर्फ व्यापारी थे। तो एक व्यापारिक कंपनी शासक कैसे बन गए? यहाँ जरूर कोई बड़ा मोड़ आया होगा। बहुत बड़ा मोड़। देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने कंपनी को एक फरमान दिया था, जिससे वो बंगाल में बिना कोई टैक्स या शुल्क दिए व्यापार कर सकते थे। अच्छा। लेकिन कंपनी के अफसर बेईमानी करने लगे। वो अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स दिए करने लगे। तो इससे तो बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हो रहा होगा। बिल्कुल। और बंगाल के नवाब इस बात पर अड़ गए। बस यहीं से टकराव शुरू हुआ। और इसी टकराव का नतीजा था प्लासी का युद्ध। हाँ, 1777 में प्लासी का युद्ध। लेकिन इसे युद्ध से ज्यादा एक धोखा माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। हाँ, मीर जाफर अपनी सेना को लेकर लड़ाई में उतरा ही नहीं। सिराजुद्दौला बहुत आसानी से हार गए। लेकिन बक्सर का युद्ध, वो तो असली लड़ाई थी ना। हाँ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और वो एक निर्णायक सैन्य जीत थी। उसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तीनों की मिलीजुली सेना को हराया। और इस जीत का नतीजा वो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया। दीवान बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब वो टैक्स वसूल सकते थे। बिल्कुल। दीवानी मिलने का मतलब था कि अब बंगाल से सारा राजस्व या टैक्स कंपनी वसूलेगी। जरा सोचिए, अब कंपनी को इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो भारत के पैसे से ही भारत में सामान खरीदती, अपनी सेना का खर्च उठाती और जो बचता वो मुनाफा इंग्लैंड भेजती। मतलब भारत की दौलत से ही भारत को गुलाम बनाने का खेल शुरू हो गया था। तो अब उनके पास पैसा और ताकत दोनों आ गए थे। इसके बाद तो उन्होंने अपना राज फैलाना शुरू कर दिया होगा। हाँ, और इसके लिए उन्होंने दो बहुत ही चालाक नीतियां अपनाई। पहली थी रिचर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि, ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई मदद करने वाली संधि हो। नाम सहायक था, पर काम था कब्जा करने का। ये एक तरह का कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन रैकेट था। अच्छा। अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते थे, आप अपनी सेना भंग कर दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बस हमारी सेना का सारा खर्चा तुम उठाओ। और अगर कोई राजा पैसे नहीं दे पाता तो अंग्रेज उसकी रियासत का एक हिस्सा हड़प लेते थे। हैदराबाद और अवध इसी का शिकार हुए। और दूसरी नीति तो और भी खतरनाक थी, डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, ये तो सीधे सीधे हड़पने की नीति थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का कोई पुरुष वारिस मतलब बेटा नहीं होता तो उसकी रियासत को सीधे कंपनी के राज में मिला लिया जाएगा। हाँ, इसी नीति के बहाने उन्होंने सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस विस्तार का किसी ने विरोध नहीं किया और बहुत कड़ा विरोध हुआ। मैसूर के टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर भी कहते हैं, वो इस खतरे को बहुत पहले समझ गए थे। उन्होंने और उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े। बिल्कुल। टीपू ने तो अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए फ्रांसीसियों से भी मदद ली थी। वो एक दूरदर्शी शासक थे। लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में वे मारे गए। तो राजाओं को तो उन्होंने नीतियों से काबू कर लिया, लेकिन आम इंसान, किसान, उन पर क्या असर पड़ रहा था? कंपनी उनसे पैसा कैसे वसूल रही थी? देखिए, इसके लिए उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग सिस्टम बनाए। पहला था 1793 में कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये बंगाल बिहार में लागू हुआ था। हाँ, इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और उन्हें कंपनी को एक तय रकम देनी होती थी, जो हमेशा के लिए एक स्थायी कर दी गई थी। इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि क्योंकि रकम तय थी, तो जमींदारों ने जमीन को बेहतर बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। वो बस किसानों से ज्यादा लगान वसूलते थे। और बाकी 2 सिस्टम कौन से थे? दूसरा था महलवारी व्यवस्था, जो 1822 में उत्तर पश्चिम भारत में लागू हुई। इसमें पूरे गांव, जिसे महाल कहते थे, से लगान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी। अच्छा, और यहाँ लगान स्थायी नहीं था? नहीं, उसे समय समय पर बढ़ाया जा सकता था। और तीसरा था दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो का रैयतवारी व्यवस्था। यहाँ कंपनी सीधे किसानों यानी रैयतों से लगान वसूलती थी। तो मतलब 3 अलग अलग सिस्टम, लेकिन मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना, चाहे किसान बर्बाद हो जाए। बिल्कुल। इन सभी व्यवस्थाओं ने किसानों पर बोझ बहुत बढ़ा दिया। इसका सबसे भयानक उदाहरण है नील की खेती। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को कर्ज देकर जबरदस्ती नील उगाने को मजबूर करते थे। हाँ, अपनी जमीन के सबसे अच्छे हिस्से पर। और नील की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो जमीन को बंजर कर देती थीं। और इसी जबरदस्ती के खिलाफ तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, है ना? हाँ, 1859 में
दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील उगाने से साफ मना कर दिया। ये विद्रोह इतना बड़ा था कि सरकार को एक नील आयोग बनाना पड़ा। और इसके बाद बागान मालिक बंगाल छोड़कर बिहार चले गए। हाँ, जहां फिर 1917 में गांधी जी ने उनके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया। तो ये तो हुई किसानों की बात। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों पर इन नीतियों का क्या असर हुआ? उन पर तो और भी गहरा असर पड़ा। अंग्रेजों ने वन कानून बनाकर जंगलों को आरक्षित संपत्ति घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि आदिवासी अब अपनी मर्जी से जंगल में रह नहीं सकते थे, ना ही वहां से लकड़ी या फल ले सकते थे। उन्हें उनके ही घरों से बेदखल कर दिया गया। और यहीं पर वो दीकू शब्द आता है, जिसका मतलब था बाहरी लोग। सही कहा, दीकू यानी बाहरी लोग, जैसे सूदखोर महाजन और व्यापारी जो इन मजबूर आदिवासियों का शोषण करते थे। और इसी शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर यानी आज के झारखंड में बिरसा मुंडा ने एक महान आंदोलन छेड़ा। हाँ, जिसे उलगुलान यानी महान हलचल कहते हैं। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था दीकुओं और अंग्रेजों से आजादी और एक मुंडा राज की स्थापना करना। सफेद झंडा उनके राज का प्रतीक था। 1900 में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, लेकिन उनका आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाना पड़ा, जिससे आदिवासियों की जमीन को कुछ सुरक्षा मिली। तो अब तक हम देख रहे हैं कि राजा नवाब नाराज हैं, किसान और आदिवासी गुस्से में हैं। ये सारा गुस्सा कहीं तो इकट्ठा हो रहा होगा। बिल्कुल, और वही गुस्सा 1857 में एक बड़े ज्वालामुखी की तरह फटा, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके कई कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक और एक तात्कालिक सैनिक कारण। राजनीतिक कारण तो साफ है, झांसी, अवध, सतारा को हड़पना, नाना साहेब जैसे लोगों की पेंशन बंद करना। लेकिन सामाजिक कारण क्या थे? देखिए, अंग्रेजों ने कुछ समाज सुधार किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। ये सुधार तो अच्छे थे। हाँ, पर कई रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और समाज में दखल दे रहे हैं। अच्छा, और वो सैनिक कारण जिसने आग में घी का काम किया, वो था एनफील्ड राइफलों में नए कारतूसों का इस्तेमाल। इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और अफवाह फैल गई कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हाँ, और इसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। और इसकी पहली चिंगारी मंगल पांडे ने जलाई। हाँ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसर पर हमला कर दिया और फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और वो दिल्ली की ओर चल पड़े और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। देखते ही देखते ये विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बड़े बड़े नेताओं ने इसकी कमान संभाली। लेकिन फिर भी इसे कुचल दिया गया। तो इस विद्रोह के बाद क्या बदला? क्या अंग्रेजों ने कोई सबक सीखा? बहुत कुछ बदला। ये विद्रोह इतना बड़ा था कि इसने कंपनी राज की जड़ें हिला दी। 1858 में एक नया कानून बना जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। हाँ, और भारत पर सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। भारत सचिव का एक नया पद भी बनाया गया और सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बहुत कम कर दिया गया। अच्छा, इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था पर भी तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा। हाँ, एक तरफ ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और वहां के कारखानों को बाजार चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन के सस्ते मशीन से बने कपड़ों ने भारत के पारंपरिक कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। ढाका का मलमल और कैलिकट का कैलिको, जो दुनिया भर में मशहूर था, वो मुकाबला ही नहीं कर पाया। लेकिन क्या इसी दौर में भारत में भी कुछ नए कारखाने लगे? हाँ, ये भी हुआ। 1854 में बॉम्बे में पहली सूती मिल लगी और एक बहुत बड़ी घटना थी 1912 में जमशेदपुर में टिस्को का शुरू होना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हाँ, जिसने स्टील का उत्पादन शुरू किया। मजे की बात यह है कि पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रेल की पटरियां इसी टिस्को फैक्ट्री से बनकर गईं। एक और बड़ा बदलाव अंग्रेजों ने शिक्षा में किया। यहाँ पर भी दो अलग अलग सोच थी, है ना? हाँ, एक तरफ थे प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट्स जैसे विलियम जोन्स, जो मानते थे कि भारतीय ज्ञान और साहित्य का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ थे आंग्लवादी, एंग्लिसिस्ट्स जैसे थॉमस मैकाले। मैकाले का तो वो मशहूर बयान है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी ही भारत और अरब के पूरे साहित्य से ज्यादा कीमती है। ये तो सिर्फ शिक्षा नीति नहीं, ये तो सरासर अहंकार था। बिल्कुल। और इसी सोच पर 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम बना। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इन सबका असल मकसद क्या था? मकसद था ऐसे भारतीय तैयार करना जो सोच और पसंद में तो अंग्रेज हों, लेकिन कंपनी के लिए भरोसेमंद क्लर्क और कर्मचारी बन सकें। लेकिन इसी दौर में भारतीय समाज के अंदर से भी तो सुधार की आवाजें उठ रही थी। हाँ, ये बहुत जरूरी दौर था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे 1829 में गैरकानूनी घोषित किया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह कानून बना। बिल्कुल। जाति व्यवस्था के खिलाफ ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी किताब लिखी और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और आगे चलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया
और दक्षिण में पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो एक तरफ अंग्रेजों का राज, नई शिक्षा, रेलवे, और दूसरी तरफ ये समाज सुधार। इन सब बदलावों का नतीजा क्या निकला? क्या लोगों में एक भारतीय होने की नई पहचान बन रही थी? बिल्कुल, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और इसकी एक बड़ी वजह बना 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद। इस बिल में भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का हक दिया गया था। हाँ, लेकिन भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका इतना विरोध किया कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों को दिखा दिया कि अंग्रेजों की नजर में वो कभी बराबर नहीं हो सकते। और शायद इसी एहसास के बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। सही। इसी माहौल में 1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। इसके शुरुआती नेता नरमपंथी थे, जो चिट्ठियों और याचिकाओं के जरिए सुधार चाहते थे। लेकिन जल्द ही लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे गर्मपंथी नेताओं का प्रभाव बढ़ा। हाँ, जिन्होंने स्वराज की मांग की। तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना को तोड़ने के लिए ही कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। बिल्कुल, कारण तो बताया गया कि प्रशासन में सुविधा होगी, पर असली मकसद था हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ना और बंगाली राष्ट्रवाद की कमर तोड़ना। पर हुआ इसका उल्टा। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। और फिर 1915 में गांधी जी की भारत वापसी हुई, जिसने आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, गांधी जी के आने के बाद आंदोलन आम जनता का आंदोलन बन गया। उन्होंने आते ही चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह के सफल प्रयोग किए। और इन छोटे आंदोलनों ने दिखाया कि उनकी अहिंसा की रणनीति कितनी कारगर है। इसके बाद तो बड़े राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। हाँ, और इसके विरोध में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। लेकिन इसी के साथ साथ एक और राजनीतिक धारा भी चल रही थी, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। हाँ, मुस्लिम लीग ने 1940 में ही अपने लाहौर अधिवेशन में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया था। और सालों की बातचीत और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बाद आखिरकार 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। लेकिन देश के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान। आजादी तो मिल गई, लेकिन अपने साथ बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आई। चुनौतियां बहुत थीं। सबसे पहली थी देश को एक संविधान देना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा की बैठकें हुईं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और दूसरी बड़ी चुनौती थी राज्यों का गठन। हाँ, भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग जोर पकड़ रही थी। जब पुट्टी श्रीरामलू की 58 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो गई तो सरकार पर बहुत दबाव बना। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। बिल्कुल। इसके साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए 1950 में योजना आयोग बनाया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारी के तौर पर आने से लेकर एक नए आजाद और संप्रभु राष्ट्र के निर्माण तक की हमारी तेज यात्रा। तो इसका मतलब ये है कि इन 200 सालों में जो नीतियां बनी, जो विद्रोह हुए, जो समाज सुधार हुए, उन सब ने मिलकर उस आधुनिक भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन स्रोतों से ये तो पता चलता है कि कैसे ब्रिटिश शासन के तहत भारत राजनीतिक रूप से एक हुआ, कम से कम नक्शे पर, और फिर उनके जाने पर धार्मिक आधार पर विभाजित हो गया। सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने की प्रक्रिया ने अलग अलग रियासतों और समुदायों में एक भारतीय होने की पहचान बनाई। और आज आजादी के इतने दशकों बाद इतनी विविधता वाले देश में उस साझा पहचान के सामने क्या नई चुनौतियां हैं।